हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 11 पॉलिटी। और यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची ने कमेंट किया था कि मैम इसका बेसिक्स समझा दो आप। तो चलिए इसके बेसिक्स पे ही थोड़ा सा भी वर्क करते हैं कि ये बेसिक्स है क्या, कह क्या रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस क्या भला है, तमाम तबाही वाली चीज़ें हम देखते हैं। ठीक, अभी हम कुछ साल पहले जाते हैं, जैसे कि ये आप, ये मैं, और इस समय मान लो ब्रिटिशर्स का रूल था। तो जब ब्रिटिशर्स का रूल था तो ऑब्वियस सी बात है लॉज किसके हुआ करते थे, लॉज ब्रिटिशर्स के ही हुआ करते थे, कानून उनका था। और एक तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो भी उन्हीं का ही था, सब कुछ क्या था, उनका था। अब जब हमें आज़ादी मिलने की बात आती है तो सबसे पहली चीज़ हम क्या देखेंगे, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या रहेगी कि हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो, हमारा अपना संविधान हो। अब व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज हमारे अपने बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस। ऐसा नहीं है कि इंडिया में फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही थी। कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड बहुत पहले से थी, बट कई बार वो फेल हो गई थी। कई बार तो बहुत ही बुरी तरीके से फेल हुई थी ये डिमांड, पर धीरे धीरे जाके कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ। अब जो सबसे होली बुक है पूरे कंट्री की, जिसके अंदर कंट्री के सारे रूल्स, लॉज, थीम्स, ये सब लिखी जानी है, तो तीन मेजर क्वेश्चन आते हैं। तीन मेजर क्वेश्चन क्या आता है? पहला क्वेश्चन ये आता है, इसको बनाएगा कौन? सबसे पहली बात तो ये कि क्या जो इसको बनाएगा वो इतना काबिल है कि पूरी जो कंट्री के लोग हैं वो उस पर बिलीव कर सके। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि इसके अंदर क्या पीपल का जो इंटरेस्ट है वो पूरी तरीके से दिखाया जाएगा। क्या यहाँ ये जो बुक है ये पब्लिक इंटरेस्ट में ही बनाई जाएगी या पॉलिटिकल पार्टी जो उस समय मेजॉरिटी में उसके हिसाब से। और तीसरा क्वेश्चन आता है कि क्या कोई किसी को सबटल तो नहीं कर लेगा, यानी कि क्या कोई किसी के ऊपर हावी तो नहीं हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ों का ध्यान करते हुए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो तैयार हुआ था वो लगभग 3 साल में तैयार हुआ था। इसकी बहुत ज़्यादा बुराइयां भी इसलिए हुई थी, इसको बोला था ये स्नेल की रेस से। स्नेल होता है ना, छोटा सा कीड़ा, ऐसे 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 करके चलता है, उसकी रेस से बन रहा था। पर इतना टाइम जो था वो लाजमी था। क्यों लाजमी था? क्योंकि कंट्री बहुत बड़ी थी, और इस कंट्री में अगर आप कुछ भी उल्टा सीधा कर दो तो वो पूरे कंट्री का फ्यूचर नाश कर देगा। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ पर क्या अराइज होता है कि इसकी एक तरीके से वैलिडिटी क्या है। कैसे आप कह सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन आपने बना दिया और पूरा जो कंट्री है वो उसको फॉलो करेगा? आप ऐसा किस तरीके से ये चीज़ कर सकते हो कि ये चीज़ इतनी इफेक्टिव रहे कि सब लोग इसके अंदर बिलीव करें? तो अब देखिए मोड ऑफ प्रमलगेशन। प्रमलगेशन क्या होता है कि किस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट कम्स इनटू बीइंग्स, यानी कि ये वर्क में आने लगता है। इसको एक तरीके से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। तो हाउ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। तो अब ये देखिए बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको मिलिट्री लीडर्स ने बना दिया। एक लीडर जो बड़ा पॉपुलर था उसने बना दिया, पर उस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इतनी एबिलिटी नहीं थी कि वो लोगों को साथ में जोड़ सके। बट अगर हम वन ऑफ द मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वह इंडिया की या साउथ अफ्रीका की या यूएस की, क्योंकि इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, जो इनका संविधान बना है, वो बहुत बड़े बड़े नेशनल मूवमेंट्स के बाद बनना शुरू हुआ है। यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशंस जो है बहुत ही सोच समझ के बनाए गए हैं, बहुत ही ज़्यादा पब्लिक इंटरेस्ट में रख के बनाए गए हैं। अब देखिए ये भैया जी हैं हमारे, भैया जी 2-4 बार आते रहेंगे, इनका नाम क्या रखें हम? इन भैया जी का नाम गोलू रख देते हैं। तो ये गोलू भैया जी हैं, ये दांत दिखा रहे हैं, ही ही ही। पर भैया जी क्या कह रहे हैं? भैया जी कह रहे हैं कि क्या जो कॉन्स्टिट्यूशन है अगर वो सिर्फ ओनली पेपर पे होगा तो क्या होगा? तो ये भैया जी का सवाल है, आप जवाब इसका सोच सकते हैं। अब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो फॉर्मली था वो क्रिएट होना शुरू हो गया था बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी? ग्रुप ऑफ पीपल थी। कब से कब के बीच में? बिटवीन दिसंबर 1946 से
नवंबर 1949 के बीच में। मतलब इसकी एक बहुत ही लंबी तगड़ी हिस्ट्री है नेशनल मूवमेंट की। और एक तरीके से इन्होंने क्या कोशिश करी गई है, डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी जो है उसको टुगेदर लाने की कोशिश करी गई है, भाईचारे का संदेश देना और उसके अलावा इक्वालिटी का संदेश देना। बहुत सारी चीजें हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अंदर इनॉर्मस लेजिटिमेसी है। ये लेजिटिमेसी कहाँ से आती है? लेजिटिमेसी क्या हो सकता है, एक तरीके से इसको लॉ से रिलेट कर देना। एक तो लॉ था, दूसरा क्या था, पब्लिक के भलाई के लिए। अगर कोई बंधन आपकी भलाई के लिए है ना, तो मेजोरिटी ऑफ लोग उसको मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। जैसे लॉकडाउन लगा अभी, ठीक है, पर बहुत सारे लोग बाहर भी निकले, पर मेजोरिटी ऑफ पीपल इनसाइड थे। आज भी आप और हम कई सारी जगहों पे रेड जोन में इनसाइड्स ही हैं, क्योंकि हम उसको समझते हैं कि हमारे भले के लिए, कोई हमको रोक नहीं रहा है। हम कल को बाहर चले जाएं तो कोई हमको मना नहीं करेगा, बट फिर भी हम उसको चीज़ को समझते हैं। तो पब्लिक क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। और एक तरीके से जो वाइडर सेक्शन ऑफ सोसाइटी थी ना, उसने इस चीज़ पे भरोसा किया। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बन गया था हम सब के लिए कि हमारी पर्सनल पावर को डिफाइन कर रहा था। अब कुछ कंट्रीज क्या बनाती है कॉन्स्टिट्यूशन, रेफरेंडम से। रेफरेंडम क्या होता है कि एक एक जन से पूछा जाता है यस या नो, आप सहमत है या नहीं सहमत है, ताकि जो रियल वैल्यू है वो सामने आ जाए। बट भाई इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, एक तो सब लोग एजुकेटेड भी नहीं है, एजुकेटेड है तो बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड भी नहीं है। तो यस या नो का जवाब दे पाना बड़ा मुश्किल था यहाँ पे। पॉपुलेशन सबसे मेजर रीजन तो पॉपुलेशन था। पर इंडियन की कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ था, ये रेफरेंडम से नहीं बना था, ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से बना था, उन लीडर्स के द्वारा बनाया गया था जो कि एक ग्रुप ऑफ सिटी जो थी, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के हिसाब से एक रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट किया गया था। तो उसके द्वारा ये जो था ये बनाया गया था। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या हेल्प करता है, अथॉरिटी ऑफ पीपल, जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे हैं वही डिफाइन करेगा इसकी सक्सेस को। कैसे? मान लो कोई बंदा है कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहा है वो, ठीक, और मेरे को पता चला जी वो तो पढ़ा लिखा ही नहीं है, या मुझे पता चला कि वो तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर कर रहा है, तो मैं ही नहीं, मेरा पूरा रिलीजन तबाही मचा देगा। तो हर एक रिलीजन के बंदे का, और इंडिया में बड़ी लकी ये बात है कि जितने भी जनों ने ये सब बनाया था उसमें सब ग्रुप के लोग थे, वुमेन थी, मेन थे, और हर एक रिलीजन के लोग थे वहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर क्या डिबेट दे रखी है। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो था नेपाल का बनाना, वो हमेशा से बड़ा टफ टास्क रहा है। क्यों रहा है? नेपाल ने 1948, 51, 59, 62, 1990 इनमें कोशिश करी है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, जिनको ग्रांट कर देते थे जो किंग ऑफ नेपाल हैं वो। अब नेपाल के जो किंग थे वो पावर नहीं छोड़ना चाहते थे, बट जो नेपाल के लोग थे ये डेमोक्रेसी चाहते थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े जो थे उनके होने लग गए थे। अब जो कई बार ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश करते थे, किंग रिजेक्ट कर देते थे, कई बार बनता भी था तो वो उसको पूरी परमिशन ही नहीं मिल पाती थी। अब अंत में जाके जो किंग था उस वो एक तरीके से एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल की जो माओइस्ट हैं उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत स्ट्रगल किया, और किंग को एक तरीके से एक्सेप्ट करना पड़ा जो भी वो कह रहे हैं। तो नई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनती है जिसमें फोर फ्रंट कौन होते हैं, सामने कौन आते हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर होते हैं। अब किंग अंडर प्रेशर आ जाते हैं और किंग को एक ऐसी गवर्नमेंट को इंस्टॉल करना पड़ता है जो उन पार्टी के द्वारा बनाई जाती है। अब जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक तरीके से किंग को ऑलमोस्ट सारी पावर से हटा दिया, सिर्फ नाम के ही किंग रह गए। और अब भी वहाँ पे कोई बहुत बढ़िया सिस्टम है नहीं, अब भी लड़ाई ही चल रही है कि किस तरीके का सिस्टम हम फ्यूचर में अडाप्ट करेंगे। अब सब्सटैंटिव प्रोविजंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम प्रोविजंस की बात करें तो ये हमें क्या बताते हैं। अब देखिए बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एक सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है कि इन्होंने कब कोई भी राइट या कोई भी रूल इस तरीके से नहीं बना रखा है कि जो परमानेंट मेजॉरिटी है ना वो माइनॉरिटी पे कभी भी रूल कर पाए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी तरीके से ये चीज़ प्रोवाइड ही नहीं कर रहा है। उन्होंने कभी भी किसी मेंबर्स को प्रिविलेज नहीं किया है देन अदर्स।
अब कुछ लोग इसमें कहेंगे कि मैम इसमें जो बात आती है ना, वो ये आती है कि फिर जो एक पर्टिकुलर ग्रुप है उसको हमने रिजर्वेशन क्यों दिया था। बच्चे अगर आप उस समय में जाएंगे ना, तो उस समय जो शेड्यूल ट्राइब्स की हालत थी वो बहुत ही बुरी थी। मतलब अभी जो हम देखते हैं, अब तो वी ऑल आर मेजरली एजुकेटेड, हमको इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। बट तब के टाइम पे चीज़ें वैसी नहीं थी, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से बी आर अम्बेडकर जी को लगा कि अगर हम कुछ रिजर्वेशन कर देंगे तो जो लेस रिप्रेजेंटेटिव लोग हैं अगर वो सामने आएंगे, तो उससे लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और उनकी वैल्यू बढ़ेगी। तो पूरी तरीके से कोशिश करी गई थी कि जस्टिस लाया जाए, इक्वालिटी लाया जाए। अब ये एक बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ किताब में लिख देने से कोई चीज़ परफेक्ट जस्टिस नहीं हो जाती है, लोगों को कन्विंस करना सबसे बड़ा काम होता है। अब क्या लोग कन्विंस हो पाए थे? तो आंसर था यस। रीज़न क्या था कि जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे ना, वो वही लोग थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स से आज़ादी दिलाने में बहुत तकड़ी मदद करी थी, जिन पे लोग बिलीव करते थे। अगर आप एक जन पे बिलीव करते हो और वो कुछ करें, तो आप आँख मूंद के भरोसा कर लेते हो कि हाँ भाई उस इंसान ने किया होगा ना, तो वो अच्छा ही होगा, वो कभी हमारे लिए बुरा नहीं कर सकता है, नहीं कर सकती। इस तरीके से ये चीज़ें थी। अब जो इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन था वो क्या था? बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन था। कैसे? कि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उनको सबवर्ट कर लिया जाता है बाय द पीपल। अब सबवर्ट का मतलब क्या होता है? अपने हिसाब से उसका मीनिंग निकाल के अपने फायदे के लिए, अपने हित के लिए यूज कर लेना, अपनी पावर बना बढ़ा लेना, और जो स्मॉल ग्रुप्स हैं, छोटे ग्रुप्स हैं, उन पे रूल करना। बट इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है, बहुत ही वेल क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है। और किनके द्वारा? सोशल सोसाइटी के जो मोस्ट इंटेलिजेंट लोग थे ना, उन सबको बुलाया गया था। इनफैक्ट बी आर अम्बेडकर जी को तो खुद गांधी जी बुला के लाए थे कि भाई इनका नाम कहाँ है, ये तो सबसे इंटेलिजेंट है, इनको तो आप तुरंत बुला के लाओ। और जो इंटेलिजेंट डिजाइनिंग है ना कॉन्स्टिट्यूशन की, उन्होंने क्या देखा कि कोई भी सिंगल इंस्टीट्यूशन कभी भी मोनोपोली में ना आ सके। इनफैक्ट उन्होंने तो गवर्नमेंट तक को मोनोपोली नहीं दी कि भैया तुम अगर कुछ हो ना, तुम्हारे खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आ सकता है कभी भी। अगर किसी भी टाइम तुम्हारी मेजोरिटी खत्म हो गई ना लोकसभा से, भाई साहब तभी के तभी खत्म हो तुम। तो इन्होंने मोनोपोली को एक तरीके से हटाने की कोशिश करी गई है। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने पावर्स को फ्रेगमेंट कर दिया, यानी कि तोड़ तोड़ के ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, तो पावर लेजिस्लेटिव के पास भी है, एग्जीक्यूटिव के पास भी है, जुडिशरी के पास भी है। तीन चीज क्या है? लेजिस्लेटिव रूल बनाएगी, एग्जीक्यूटिव उसको रूल को लागू करवाएगी, और जुडिशरी ध्यान रखेगी कि कोई गलत रूल तो लागू नहीं हो रहा है, या जो रूल्स लागू हुए हैं वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और उसके अलावा कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इंडिपेंडेंट है, उनको इन सब से कोई मतलब नहीं है, उनका सिर्फ काम इलेक्शन करवाना है। इसका ये एक तरीके से कहना है कि एक इंस्टीट्यूशन दूसरे को सबवर्ट जो है वो एक दूसरे के ऊपर कभी भी चढ़ सकता है अगर उसने कोई भी चीज़ गलत करी होगी। कभी कभी आपने देखा होता है सरकार कोई ऑर्डर पास करती है, पर सुप्रीम कोर्ट से कुछ और आ जाता है, और आप सुप्रीम कोर्ट की बात मान लेते हो, क्योंकि जो फैक्ट्स, जो सारी चीज़ें, दोनों चीज़ें डिफरेंट है। और अगर सुप्रीम कोर्ट कोई रूल पास कर रही है और गवर्नमेंट ने रिटर्न में वो रूल्स पास नहीं कर रखे हैं पार्लियामेंट से प्रॉपर मेजोरिटी के साथ साथ, तो वो चीज़ सबवर्ट हो जाती है। ऐसे ही कई चीज़ पार्लियामेंट सबवर्ट कर देती है बाय द सुप्रीम कोर्ट। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। तो अब देखिए, एक बात आई कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या बहुत ज़्यादा रिजिड रखना है, यानी बहुत ज़्यादा हार्ड जिसमें कभी चेंज ही ना आ सके, बहुत मुश्किल है चेंज हो पाना, या फिर बहुत ही इजी कि हाँ ठीक है कोई चेंज आ रहा है तो हम चेंज कर देंगे। तो बात ये आती है कि ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो कि भाई चेंज के साथ हम चेंज ना हो सके, ना ही बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो कि पता चले कि कुछ चीज़ जो जरा सी हुई नहीं कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल गया, हमारी सारी विचारधारा ही ठप रह गई। तो ये भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। अब पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट बोला गया है, चैप्टर 9 पूरा उसी के बेस पे है। तो लिविंग डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है कि इन्होंने एक तरीके से ये बोला है कि उसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं। आज भी आप ये देखिए, बहुत सारे चेंजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आते रहते हैं जो हमारे अच्छे के लिए होते हैं, जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहने चाहिए।
तो उन्होंने एक लिविंग डॉक्यूमेंट बोला है जिसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। अब क्वेश्चन वही है कि क्या जो पीपल थे जो इनैक्ट हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में वो क्रेडिबल थे, भरोसेमंद थे। दूसरा कि क्या जो पावर है वो इंटेलिजेंटली डिवाइडेड है कि कोई एक दूसरे को सबवर्ट ना कर सके, एक दूसरे पे रूल ना कर सके। और तीसरा कि क्या पीपल होप और एस्पायरेशन का ध्यान रखा गया है। वही तीन क्वेश्चन जो अभी हमने डिस्कस करे थे। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में यही तीनों क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए कार्टून में इराक का कॉन्स्टिट्यूशन दे रखा है जो कि ताश के पत्तों पे टिका हुआ है। सिंपल सा क्या मीनिंग है इसका कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत वीक है और वो हॉलो कॉन्स्टिट्यूशन है जो कभी भी गिर सकता है। अब देखिए हाउ वाज द कॉन्स्टिट्यूशन मेड, कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे। अब फॉर्मली अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो बनाई गई अनडिवाइडेड इंडिया में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या था, ग्रुप ऑफ पीपल जो कब मिलते हैं 9 दिसंबर 1946 को और वापस से रीअसेंबल होते हैं डिवाइडेड इंडिया में 14 अगस्त 1947 को। और मान लो जो मेंबर्स थे, मान लो जो भी ये हमारी टेरिटरी थी, तो इतने सारे लोग जो थे एक पर्टिकुलर पीपल थे। अब यहाँ से इंडिया डिवाइड हो गया, ठीक। तो जो इस एरिया के लोग थे ना उनको हटा दिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से और सिर्फ इतने ही लोग इन्होंने रखे थे जो कि डिवाइडेड इंडिया का पार्ट थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। सो अब आइडिया कहाँ से लिया था इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली हुई थी 1935 में, जिसमें एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट निकाला गया था जिससे हमने काफ़ी कुछ बोरो किया है हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। अब बनाया कैसे गया था कि 1:10 लाख का रेशियो रखा, यानी कि जहाँ पे 10 लाख पॉपुलेशन है वहाँ से कोई एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड होगा। अब यहाँ से लगभग आप ये देखिए जो टेरिटरीज थी उससे 292 लोग आए थे। जो प्रिंसली स्टेट्स है, प्रिंसली स्टेट्स वो वाले स्टेट्स थे जहाँ पे अब भी राजा का राज था, वहां से कितने आए थे, वहां से आए थे 93 लोग आए थे। यानी कि 292 नॉर्मल जगहों से और 93 किससे आए थे, जो प्रिंसली स्टेट से आए थे। बहुत अच्छे। तो टोटल कितने हो गए, ये टोटल हो जाते हैं 385 मेंबर्स। अब जो सीट्स थी प्रोविंस की उनको इक्वली 3 मेजर कम्युनिटी में डिवाइड किया था, दैट इज मुस्लिम, सिख और जनरल। किस तरीके से डिवाइड किया गया था, उसको उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से, यानी कि जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा उसके लोग ज़्यादा। अब जो मेंबर्स थे ईच कम्युनिटी के, वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में उनको आप किसी भी मेथड से ले सकते थे, दैट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग थे, और प्रिंसली स्टेट के कैसे भी। इसका मतलब क्या है, यानी कि जो नॉर्मल टेरिटरी के लोग थे, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लोग, उनको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वोट करके चुना गया था। और जो प्रिंसली स्टेट थे उनको किंग अपने आप भी चूज कर सकते थे, लोगों के सजेशन से भी चूज कर सकते थे। अब देखिए क्या है, ये है आर्टिकल ऑफ फेथ। आर्टिकल ऑफ फेथ का क्या मतलब है, ये देखिए ये हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर हैं और ये राजेंद्र प्रसाद जी हैं। अब आर्टिकल ऑफ फेथ, आर्टिकल ऑफ फेथ जो है इसमें क्या कह रहे हैं कि ये राजेंद्र प्रसाद जी बोलते हैं कि जो हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक तरीके से क्या बता रहा है, स्वराज के बारे में बता रहा है। स्वराज के बारे में मतलब कैसे कि अब के टाइम पे ना जो लोग हैं पॉलिटिकल माइंडेड है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली सोचते हैं, तो इन सब के बीच में जो आइडिया रहेगा ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो आइडिया रहेगा स्वराज का। वो आइडिया रहेगा कि लोगों का फेथ जो है वो कंट्री पे बना रहे। राजेंद्र प्रसाद जी हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, और वो फर्स्ट थे जिन्होंने एज अ चेयरमैन एड्रेस किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 9 दिसंबर 1946 को। अब किस तरीके से हमने देखा कि प्रीवियस सेक्शन में कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से इफेक्टिव एंड रिस्पेक्टेबल बनता है। और अब जो अगला टॉपिक है दैट इज कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कितने लोग कहाँ के थे। अब देखिए 3 जून 1947 को एक प्लान आता है, माउंटबेटन प्लान बोलते हैं, जिसके हिसाब से हमें इंडिया और पाकिस्तान को अलग करना था। तो जो प्रोविंस पाकिस्तान में उन लोगों को हमें हटाना पड़ा। तो जो मेंबर्स थे
वो कितने रिड्यूस होके रह गए 299। जो भी 385 मेंबर्स थे वो रिड्यूस होके ओनली 299 रह जाते हैं, जिसमें से एक्चुअली में 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बन के तैयार हुआ था, इनैक्ट कब हुआ था, लागू कब हुआ था, ये दैट इज 26 जनवरी 1950, बट बन के तैयार ये 26 नवंबर 1949 को हो गया था। तो यहाँ पे 284 लोग प्रेजेंट थे जिनका जो ओरिजिनल कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर साइन है, उन्होंने प्रॉपर सिग्नेचर किए, और प्रॉपर इतनी ज़्यादा खुशी हुई उनको ये काम करके, क्योंकि जब ये आपका माउंटबेटन प्लान आया था, जब इंडिया पाकिस्तान अलग हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा था, बहुत ज़्यादा लोग मर रहे थे। मतलब उस समय कॉन्स्टिट्यूशन को कंटिन्यू रख पाना एक अपने आप में बहुत बड़ी डीलिंग थी। पूरे दोनों कंट्री के लोग मारे जा रहे थे, पूरी कंट्री में हिंसा मची हुई थी, फिर भी इमेंस प्रेशर के अंदर, एक अनइमेजिनेबल वायलेंस के अंदर, एक पार्टीशन जैसी सिचुएशन को झेलने के बाद भी हमारे जो लोग थे, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना के तैयार कर दिया, और कॉन्स्टिट्यूशन में कमिट किया एक नया कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप को, कि माइनॉरिटी सिक्योर रहे, आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी सिक्योर रहे, उसके अलावा आपकी इक्वालिटी पे भी कोई फर्क ना पड़े, आपके सिटीजनशिप राइट पर भी कोई फर्क ना पड़े। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, जो इसकी असेंबली थी, वो यूनिवर्सल सफ्रेज से इसके मेंबर नहीं इलेक्ट हुए थे, जैसा कि हमने पहले देखा। डायरेक्ट सबने वोट नहीं किया था, किसी प्रोविंस में कर भी रहे थे, किसी प्रोविंस में नहीं भी कर रहे थे, कहीं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट था, कहीं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट तो था पर इनडायरेक्ट था। तो दैट वाज लाइक डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी वॉच टुडे। तो यूनिवर्सल सफरेज ना होने की वजह से, कि क्या सच में हम इसको एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बोल सकते हैं कि इसमें सब ग्रुप के लोग रिप्रेजेंट हुए थे? देखिए, इन्होंने बहुत पूरी कोशिश करी थी, दे ट्राइड देयर बेस्ट कि जो मेंबर्स हैं सारे रिलीजन्स के वहाँ पे जाएं, और उसके अलावा सारे जो जेंडर के हैं, मेल फीमेल सबके जाएं। उसके अलावा 26 जो मेंबर्स थे वो शेड्यूल क्लासेस के थे। बी आर अम्बेडकर जी जो ड्राफ्टर थे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो खुद शेड्यूल क्लासेस के थे। तो पूरी कोशिश करी गई थी कि रिलीजियन वाइज कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि इंडिया में दिक्कत ही रिलीजन की थी। ये क्या कह रहे हैं कि व्हाट वुड हैव हैपन अगर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो इलेक्ट की जाती बाय ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। ये गोली दीदी है, देखिए स्केटिंग कर रही है। भाई साहब, हम यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, दीदी को यहाँ स्केटिंग की पड़ी है, वो भी दुपट्टा उपट्टा लेके एकदम। और ये भी हमारे गोलू भैया जैसे हंस रही है, ही कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो बच्चों, मजा आ रहा है या नहीं, मैं तो चली। अरे बस दीदी, ज्यादा ही आगे मत जाओ। अब जो हमारा, अगर हम पार्टी पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, तो कांग्रेस ने नॉमिनेट किया था। कांग्रेस के 82% लोग जो थे वो वहां पर थे। अब कांग्रेस खुद ही इतनी बड़ी पार्टी थी, इतनी डाइवर्स पार्टी थी, कि अलग अलग शेड्स के ओपिनियन ऑलरेडी हमको कांग्रेस, अकेले कांग्रेस में ही देखने को मिल रहे थे इजीली। अब प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन क्या होता है ये हम कवर करेंगे अपने अगले पार्ट में। आपको कोई भी कंफ्यूजन या क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच। बाय बाय बच्चों, पढ़ाई कर लो, मैं तो चली।